that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea. भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव पर ब्रेक लग गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि दोनों देशों ने युद्ध विराम यानी सीज फायर पर सहमति जताई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इसकी पुष्टि की। इसके बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात कही। हालांकि उन्होंने कहा कि भारत अपनी आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति पर कायम रहेगा, लेकिन फिलहाल दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम लागू रहेगा। उधर रूस यूक्रेन के बीच भी अब संघर्ष विराम की चर्चा है। इस पूरे मामले में एक शब्द जो काफी सुनने में आया है वो है सीज फायर। इस शब्द के सामने आने के बाद कई सवाल आने शुरू हो गए हैं कि आखिर क्या होता है सीज फायर, कैसे बनाए जाते हैं इसके नियम, इसे कैसे लागू किया जाता है, सीज फायर और युद्ध विराम में आखिर क्या फर्क है। इस वीडियो में समझेंगे इन सारे सवालों को। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, ये कितना टिकाऊ होगा और ये आने वाले दिनों में साफ होने वाला है, लेकिन ये शब्द जरूर चर्चा में है। उधर रूस यूक्रेन के बीच भी सीज फायर की चर्चा है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या होता है सीज फायर। असल में सीज फायर का मतलब है संघर्ष विराम, यानी दो देशों या किसी पक्षों के बीच जारी सैन्य कार्रवाई को रोक देना। ये एक अस्थायी या स्थायी समझौता हो सकता है जिसमें दोनों पक्ष किसी तरह की गोलाबारी या हमला नहीं करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच भी कई बार सीज फायर की घोषणा हो चुकी है, खासकर नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर। ऑक्सफोर्ड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक ये एक ऐसा कदम है जो शांति की दिशा में एक पहल के रूप में देखा जाता है। भले ही ये पूर्ण समाधान ना हो, उसे सीज फायर कहा जाता है। अमूमन सीमा पर आक्रामक कार्रवाई को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की संधि की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इसमें लागू होना फैसला दोनों देशों की आपसी सहमति पर निर्भर करता है। इसे सीधे शब्दों में समझे तो सीज फायर जंग की समाप्ति नहीं बल्कि एक अस्थायी युद्ध विराम है, जिसमें दोनों पक्ष लड़ाई को रोकने पर सहमत होते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय और गैर अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के सशस्त्र संघर्षों में लागू होता है। यह समझौता लिखित या मौखिक भी हो सकता है। किसी तीसरे पक्ष के दखल देने से सीज फायर होता है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आने से पहले संघर्ष विराम यानी सीज फायर, युद्ध विराम ट्रूस और शांति संधि यानी पीस ट्रीटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल अलग अलग अर्थों में किया जाता था। अब अगर मतलब समझ गए हैं तो जानते हैं कि आखिर सीज फायर लागू कैसे किया जाता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि संघर्ष विराम यानी सीज फायर को लागू करने के लिए किसी औपचारिक संधि की जरूरत नहीं होती है। ये दोनों पक्षों की आपसी सहमति से लागू किया जाता है। इसे तीसरा कोई भी व्यक्ति करवा सकता है। सैन्य स्तर पर इसकी घोषणा अक्सर मिलिट्री ऑपरेशन के प्रमुख की बातचीत के जरिए होती है। इसके बाद सैन्य कमान की श्रृंखला में निर्देश जारी किए जाते हैं कि किसी भी प्रकार की आक्रामक कार्रवाई रोकी जाए। कुछ मामलों में निगरानी व्यवस्था भी बनाई जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों पक्ष इसका पालन कर रहे हैं। एक बार सीज फायर लागू हो जाने के बाद दोनों पक्ष सीमित समय के लिए सैन्य कार्रवाई रोक देते हैं। इसके तहत गोलाबारी, ड्रोन हमले या सीमा पर गोली चलाना भी बंद कर दिया जाता है। कई बार इसमें स्पष्ट समय सीमा और शर्तें तय की जाती हैं कि किस इलाके में किस तरह का व्यवहार अपेक्षित रहेगा। इसका उद्देश्य होता है बातचीत के लिए माहौल बनाना और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और तनाव को बढ़ने से रोकना। अब यहाँ समझने वाली बात है कि सीज फायर और युद्ध विराम में फर्क है। हालांकि आम बोलचाल में सीज फायर और युद्ध विराम को एक जैसा समझा जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से दोनों अलग हैं। युद्ध विराम तब होता है जब दोनों देशों के बीच युद्ध घोषित हो गया हो और उसे रोकने का निर्णय लिया जाए, जबकि सीज फायर तब होता है जब किसी घोषित युद्ध के बिना ही सैन्य टकराव हो रहा है और उसे रोकने पर सहमति बन जाए। भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा स्थिति को युद्ध घोषित नहीं किया गया है, इसलिए इसे सीमित सैन्य संघर्ष के बीच हुए सीज फायर को माना जा रहा है। सीज फायर के उल्लंघन में कोई कानूनी सजा नहीं होती है, क्योंकि इसे संघर्ष और शांति के बीच पहला कदम माना जाता है। सीज फायर के उल्लंघन को लेकर हैग नियमावली में कुछ बातें कही गई हैं। हैग रेगुलेशंस को 1910 में बनाया गया था और ऑक्सफोर्ड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अनुसार हैग रेगुलेशंस का अनुच्छेद 36 कहता है कि अगर सीज फायर की अवधि तय नहीं है तो कोई भी पक्ष चेतावनी देकर संघर्ष दोबारा शुरू कर सकता है। हैग रेगुलेशन के अनुच्छेद 40 के अनुसार यदि कोई पक्ष सीज फायर का गंभीर उल्लंघन करता है तो दूसरा पक्ष तुरंत संघर्ष शुरू कर सकता है। अनुच्छेद 41 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन करता है तो पीड़ित पक्ष दोषियों को सजा देने या हुए नुकसान के मुआवजे की मांग कर सकता है। अब अगर कोई देश सीज फायर के नियमों को बार बार तोड़ता है तो दूसरा देश इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में उठा सकता है। भारत ने कई बार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया हुआ है। ऐसे में अगर इस बार भी पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो भारत संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप के सामने इस मुद्दे को उठा सकता है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्य देशों पर कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त राष्ट्र ऐसे देश के खिलाफ ठोस कदम उठा सकता है। जब भी किन्हीं दो देशों के बीच सीज फायर होता है तो कई नियम भी लागू होते हैं। दोनों देश आपस में नियम व शर्तें तय करते हैं और इन्हें मानने के लिए राजी होते हैं।
जैसे बॉर्डर पर सैन्य तैनाती घटाना, चिन्हित इलाकों पर गश्त को लेकर नियम बनाए जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच इस बार सीज फायर को लेकर क्या नियम तय हुए हैं, ये तो फिलहाल स्पष्ट नहीं है। हालांकि दोनों देशों के बीच इस मुद्दे को लेकर 12 मई को बातचीत जरूर होने वाली है, जिसके बाद ये स्पष्ट हो सकता है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के ताबड़तोड़ हमलों से पाकिस्तान 86 घंटों के अंदर ही बैकफुट पर आ गया। पाकिस्तान ने भारत के साथ सीमा रेखा पर सैन्य तनाव खत्म करने के लिए सीज फायर का ऐलान किया है। बता दें कि भारत के हमलों से घबराकर पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सुलह की गुहार लगाई थी। जानकारी के मुताबिक शनिवार यानी 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन कर सीज फायर की अपील की थी, जिसके बाद भारत भी इस पर राजी हो गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।